हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइफ प्रोसेस है पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से समझिए। बच्चों ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को हम एनिमेशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से आसानी से समझने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जो हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करती है और हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हमारी बॉडी में 4 मेन लाइफ प्रोसेस होती है जो कि निम्न है। पहला है न्यूट्रिशन मतलब पोषण करना, दूसरा रेस्पायरेशन मतलब कि सांस लेना, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन मतलब बॉडी में सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, चौथा है एक्सक्रेशन मतलब कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। तो बच्चों फर्स्ट प्रोसेस ध्यान दीजिए। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर दियर डेली एक्टिविटीज बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग दियर टिश्यूज। मतलब न्यूट्रिशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि वे टिश्यू का निर्माण व रिपेयर कर सके। अब बच्चों ध्यान दीजिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वे सब्सटेंस जो लिविंग बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आदि, ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीव सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड से सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, और जो इस प्रोसेस द्वारा खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो हम अब दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन प्रोसेस को समझते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइवल। मतलब कि यह ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहता है, और जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अमीबा आदि। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स अपने फूड के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स एंड मीट, जबकि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। तो अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन प्रोसेस को समझते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स होते हैं क्योंकि वह अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ओके, तो ध्यान दीजिए, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो कि ग्लूकोज होता है स्वयं बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इस रिएक्शन के माध्यम से संभव है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में सनलाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस में जितने इवेंट होते हैं उन इवेंट को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला इवेंट ध्यान दीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ओके, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए बच्चों, इवेंट जो होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस स्टेप में एब्जॉर्ब सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब बच्चों तीसरा इवेंट ध्यान दीजिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो वाटर स्प्लिट होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वह कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। और रिडक्शन क्या होता है हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, जहां हमने सीखा था कि रिडक्शन वह केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें किसी मटेरियल के द्वारा ऑक्सीजन को गेन किया जाता है या हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, आपका अगला टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल फाउंड्स इन प्लांट सेल। इट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के जगह ऑर्गेनल होगा। ओके बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा। अर्थात क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह प्लांट सेल में पाए जाने वाला ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो अब आगे बच्चों ध्यान दीजिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम समझते हैं। बच्चों इसकी डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसके टाइप को समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली यह 3 टाइप का होता है। पहला ध्यान दीजिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो बच्चों पहला न्यूट्रिशन प्रोसेस ध्यान दीजिए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करने का वह तरीका जिसमें मरे हुए तथा सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से फूड को प्राप्त किया जाता है, उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो जीव इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस आदि। तो बच्चों दूसरा ध्यान दीजिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड ड्राइव फूड फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। मतलब न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अथवा उसके ऊपर रहकर अपना पोषण उनको बिना मारे करते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अथवा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपना पोषण करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक न्यूट्रिशन द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं, जैसे कि मॉस्क्यूटो, लाइस। ओके बच्चों, यह दोनों ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन एंड कुछ पेट एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो तीसरा टाइप होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है ध्यान दीजिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें जीव लिक्विड या सॉलिड के रूप में कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और उसको डाइजेशन के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब कर वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा और ह्यूमन। तो चलिए अब हम समझते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जाम्पल। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला अमीबा। ओके, अमीबा किस प्रकार से न्यूट्रिशन अपना करते हैं ध्यान दीजिए। अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं। यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसलिए अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है वह अदर ऑर्गेनिज्म से काफ़ी अलग देखने को मिलता है। इसमें न्यूट्रिशन की सारी प्रोसेस एक सिंगल सेल के अंदर होती है। अमीबा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जल में रहने वाला जीव। ओके बच्चों, जब अमीबा कोई फूड पार्टिकल देखता है तो वह तैरते हुए उसके पास आ जाता है और अमीबा के अंदर एक फिंगर रेक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसमें सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर। जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास आ जाता है तो अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है अर्थात घेर लेता है और इस फूड मटेरियल को अपने टेम्परेरी स्टमक में भेज देता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे वह कंटिन्यू जैविक प्रोसेस के लिए यूज करता रहता है। ओके बच्चों, तो अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस किस प्रकार होता है आपको ये जानकारी होना चाहिए। होलोजोइक प्रोसेस द्वारा अमीबा न्यूट्रिशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करता है। अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस को समझेंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है जो कि निम्न 5 स्टेप में कंप्लीट होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन। ओके, तो चलिए हम समझते हैं इनको एक एक करके। इंजेशन, पहले भोजन को हम अपने हाथों से मुंह में रखते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं और खाना मुंह में पहुंचते ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले
जब खाना हमारे मुंह में पहुंचता है तो उसे टीथ यानी दांत छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। उसके बाद जो हमारी टंग होती है, जीभ, फूड पार्टिकल को टेस्ट व रोटेट करती है। हमारे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो खाने में उपस्थित स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यह सभी प्रोसेस हमारे माउथ के अंदर ही होता है। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, ईसोफेगस जो कि माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने वाली फूड पाइप होती है जो कि चित्र में स्पष्ट है। इसकी सहायता से स्मॉल फूड पार्टिकल माउथ से स्टमक की ओर पुश हो जाता है और स्टमक के अंदर जो ग्रंथि होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस निम्न 3 सब्सटेंस को रिलीज करता है जो कि HCl, पेप्सिन और म्यूकस है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन तीनों सब्सटेंस का डाइजेशन में क्या महत्व होता है। HCl जर्म्स को किल करता है जो कि फूड के साथ स्टमक में इंटर कर जाते हैं। HCl का दूसरा काम होता है मीडियम को एसिडिक बनाना, जिसकी सहायता से पेप्सिन जो कि एंजाइम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और बच्चों म्यूकस जो होता है HCl से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट को प्रिवेंट करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर गैस्ट्रिक जूस में ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं जिसका काम मैंने अभी आप लोगों को समझाया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसके बाद फूड गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होकर स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है जहाँ 2 चीज़ें रिसीव होती हैं। पहला लीवर से बाइल तथा दूसरी है पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। और जो बाइल है इसमें 2 चीज़ें आती हैं, बाइल जूस और बाइल साल्ट। ये दोनों चीज़ें गाल ब्लैडर में स्टोर होती हैं। यहाँ बाइल जूस का काम होता है स्टमक से आए फूड को एल्कलाइन अर्थात बेसिक करना, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिन होता है जो कि केवल बेसिक मीडियम में ही काम करता है। और जो बाइल साल्ट होता है वह बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। इसके बाद पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, पेनक्रिएटिक एमाइलिस, ट्रिप्सिन और लिपिस। इसमें जो पेनक्रियाटिक एमाइलिस होता है वो शेष कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और जो ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है और जो लिपिस होता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों थर्ड प्रोसेस ध्यान दीजिए, एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस की शुरुआत स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। फूड के डाइजेशन के बाद वह वाटर सॉल्युबल हो जाता है और काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती है, बच्चों ध्यान दीजिए विलाई क्या होता है। यह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। विलाई जो होता है एब्जॉर्ब फूड को ब्लड वेसल्स में सप्लाई कर देती है। ओके, तो विलाई का वर्क आप याद रखिए। तो बच्चों चौथा प्रोसेस ध्यान दीजिए जो कि है एसिमिलेशन, जिसका मतलब होता है एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी लेना। अतः जब फूड ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वह हमारी हर सेल तक पहुंचता है, जिससे सेल एनर्जी ऑब्टेन करता है और अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो अगर हम एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जा चुका है बोर्ड्स में, डिफाइन एक्सक्रीशन। तो ये एक प्रोसेस है जिससे टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस और प्लांट्स। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं तो वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो चलिए उसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा कौन सा वेस्ट है जो हमारी बॉडी को निकालना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि नेम द नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन आवर किडनी। तो ये आपको याद रखना है कि यूरिया वो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो किडनी हमारे ब्लड से रिमूव करती है। ऑलराइट, चलिए मूव ऑन करते हैं। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आ चुका है। उसके अलावा आपको इसका कौन सा पार्ट क्या करता है और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, लेफ्ट और राइट, जहां यूरिन फॉर्म होती है। वी हैव अ लॉन्ग ट्यूब जो इस यूरिन को किडनी से कलेक्ट करेगा, जिसको बोलेंगे यूरेटर।
एंड वी हैव अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जहां यूरिन स्टोर्ड रहती है until it is released from urethra. अब किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो इस फिल्ट्रेशन को करता है? तो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जहां ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, और इसलिए नेफ्रॉन्स को बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो चलिए अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का नेफ्रॉन का डायग्राम है। काफी बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, साथ में मिलकर रिवाइज करेंगे। नेफ्रॉन में एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक बंडल होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहाँ देखिए, रीनल आर्टरी आई ब्लड लेके, जिसमें काफी सारे वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। अब ग्लोमेरुलस में ये ब्लड फिल्टर हो जाता है, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड फिल्टर आउट हो जाएंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स भी वाटर के साथ फिल्टर आउट हो जाता है, और ये सब एंटर हो जाता है यहाँ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। अब यहाँ अगर दोबारा से एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर की नीड हुई बॉडी को, तो ये सब चीजें जरूरत के हिसाब से रीएब्सॉर्ब भी हो जाती हैं, लेकिन यूरिया रीएब्सॉर्ब नहीं होता। ऑलराइट, अब सारे नेफ्रॉन्स से जो फिल्ट्रेट मिला वो कलेक्टिंग डक्ट में से जाएगा यूरेटर में, और फिर वहां से यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन के फॉर्म में पास आउट हो जाएगा, और जो अब प्यूरिफाइड ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी में वापस चला जाएगा। क्लियर? अब फाइनली हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे। प्लांट्स के केस में एक्सक्रीशन बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहली बात, प्लांट गैशियस वेस्ट जैसे कि ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन स्टोमेटा के थ्रू करते हैं या लेंटिसल्स के थ्रू करते हैं जो नॉन ग्रीन स्टेम्स पे पोर्स होते हैं। प्लांट सॉलिड या लिक्विड वेस्ट का एक्सक्रीशन लीव्स को शेड करके करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स गम और रेजिन के फॉर्म में भी वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, और फाइनली कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को प्लांट अपने आसपास के सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट करते हैं।